हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ बढ़ रही रेजिस्टेंस के नतीजे सामने आ रहे हैं। 3 दिन के अंदर इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने इजराइल के दूसरे फौजी को मार दिया है। इजराइल घबराहट में सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, लेकिन हालात को काबू नहीं कर पा रहा। उधर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इजराइल के मुकाबले का रेजिस्टेंस ही अकेला रास्ता है। यानी ईरान खुलकर कह रहा है कि इजराइल से ताकत के जरिए ही निपटा जा सकता है। आज एक खबर नाइजीरिया से है, जहां जाने माने मजहबी रहनुमा शेख इब्राहिम ज़गज़की ने कहा है कि दिसंबर 2015 में उनके घर और इमाम बारगाह में हुई फौजी कार्रवाई और कत्लेआम के पीछे सऊदी अरब मुलव्विस था, जिसने अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर फौजी कार्रवाई कराई थी। इस कत्लेआम में शेख ज़गज़की के 3 बेटों समेत 1000 लोग मारे गए थे। शेख ज़गज़की तभी से जेल में थे, जिन्हें हाल ही में 2021 में छोड़ा गया है। अगस्त 2019 में शेख ज़गज़की को इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था। जब उन्हें साजिश का शक हुआ तो वे बिना इलाज कराए 4 दिन में ही वापस चले गए थे। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजराइल से खबर है कि वेस्ट बैंक के जेरूसलम के नजदीक फिलिस्तीनी लड़ाकों ने एक और इजरायली फौजी को गोली मारकर खत्म कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने फौज के हवाले से खबर दी है कि वेस्ट बैंक के नॉर्थ के इलाके में शावेई शोमरोन की बस्ती के पास कल ट्यूसडे को हुई गोलीबारी में एक इजरायली फौजी मारा गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने कहा है कि फौजी, जिसकी बाद में स्टाफ सार्जेंट इदो बारूच के तौर पर पहचान हुई है, शदीद जख्मी हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। 21 साल का बरूच गोदेरा के मरकजी शहर और फौज की गिवती इन्फेंट्री ब्रिगेड में तैनात था, जो इसकी टोही इकाई का हिस्सा है। बाद में कफर सबा के अस्पताल में मेडिकल सोर्सेज ने उसकी मौत का ऐलान कर दिया। IDF के जरिए की गई शुरुआती जांच के मुताबिक एक बंदूकधारी ने एक गुजरती हुई गाड़ी से गोलियां चलाईं और तेज़ रफ्तार से मौके वारदात से फरार हो गया। सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज में हमलावर की कार फिलिस्तीनी शहर देर शराफ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये हमला तब हुआ जब वेस्ट बैंक में हाल ही में हुई गोलीबारी के खिलाफ सेबेस्टिया के नज़दीक फिलिस्तीनी शहर के पास यहूदियों ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। एक और इजरायली फौजी हाल ही में शुआफात रेफ्यूजी कैंप के पास फिलिस्तीनी लड़ाके के हमले में मारी गई थी। कल मारा गया फौजी इस प्रोटेस्ट मार्च की सिक्योरिटी के लिए तैनात था। इस हमले के लिए एक हथियारबंद फिलिस्तीनी ग्रुप लॉयंस डेन ने जिम्मेदारी ली है। ये ग्रुप नबलस के पुराने शहर में मौजूद हाल के महीनों में कई फिलिस्तीनी लड़ाका ग्रुप्स के मेंबर्स से मिलकर बनाया है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि इस ग्रुप में कुछ मेंबर्स साफ तौर से पहले अल अक्सा ब्रिगेड और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से जुड़े हुए थे। इसने हाल के हफ्तों में वेस्ट बैंक के नॉर्थ के इलाकों में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक और खबर में कहा है कि इस वाक़े के बाद इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह नबलस को जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए। वेस्ट बैंक के नॉर्थ के इलाके में हाल के महीनों में हमलों में इजाफा हुआ है, जिसमें फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने इजरायली फौजी चौकियों को निशाना बनाया है। इन हमलों में वेस्ट बैंक सिक्योरिटी बैरियर के साथ काम कर रहे फौजियों, इजरायली बस्तियों और सड़कों पर शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। नबलस के लिए रास्ते बंद होने से आमतौर पर बिजी होवारा जंक्शन पर असर पड़ा है, जो नबलस से साउथ की तरफ जाने वाला एक अहम रास्ता है। इसके अलावा भी कई और जंक्शन और रास्ते बंद हुए हैं। इजरायली फौज ने एक बयान में रास्ते बंद किए जाने को कंफर्म करते हुए कहा है कि कुछ रास्तों को खुला छोड़ा गया है, जिसके जरिए से फिलिस्तीनी सख्त सिक्योरिटी जांच के बाद नबलस में दाखिल हो सकते हैं और वापस जा सकते हैं। IDF ने कहा है कि नबलस इलाके में सिक्योरिटी सरगर्मियों में इजाफे के तहत IDF ने शहर से आने जाने वाली सड़कों और ट्रैफिक को रोकने और अलग अलग सड़कों पर चलाने का फैसला किया है, जहां सख्त सिक्योरिटी जांच की जाएगी। फिलिस्तीनी
फ़लस्तीनी मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए तस्वीरों में फ़ौजी बुलडोज़र के ज़रिए नबलस इलाके की सड़कों पर मिट्टी और गंदगी डालते हुए देखे जा सकते हैं। उधर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अब तक इजराइल से बातचीत नाकाम हुई है, इसलिए फ़लस्तीन को इजराइल के कब्ज़े से बचाने के लिए रेजिस्टेंस ही सही रास्ता है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस की तारीफ करते हुए कहा है कि इजराइल का सामना करने के लिए अकेला प्रैक्टिकल यही तरीका है। उन्होंने कहा कि जो लोग इजराइल के साथ बातचीत की वकालत कर रहे थे वो गलत साबित हो चुके हैं। आज सुबह तेहरान में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के मौके पर शुरू होने वाली इंटरनेशनल इस्लामिक इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि दुश्मन इजराइल का मुकाबला करने के लिए वो रास्ता सही है जिसे फ़लस्तीनी और लेबनानी रेजिस्टेंस ने कामयाबी के साथ तराशा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सोचा था कि फ़लस्तीन को बचाने का तरीक़ा बातचीत की मेज़ से होकर गुजरता है और तर्क को नहीं समझने वालों के साथ बैठकर बात करते हैं, वे गलत थे और उन्होंने अब देख लिया है कि ज़ायोनीवादियों के साथ समझौता करने का प्रोसेस नाकाम हो गया और इसके बजाय रेजिस्टेंस की कार्रवाई सामने आई जो कामयाब साबित हुई है। फ़लस्तीन के मामले पर इजरायली हुकूमत के साथ हुए पिछले समझौतों का जिक्र करते हुए प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि क्या ज़ायोनी हुकूमत समझौतों को बिल्कुल भी समझती है? अगर वे समझते होते तो वे समझौतों पर कायम रहते। प्रेसिडेंट रईसी ने उन अरब सरकारों की भी नुक्ताचीनी की जिन्होंने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को ये पूछना चाहिए कि क्या इन मुल्कों के अवाम भी इस नॉर्मलाइजेशन को कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से इलाके के लोग ज़ायोनीवादियों के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करना कबूल नहीं करेंगे। अमरीकियों और इजराइलियों को लगता है कि इससे उनके लिए सिक्योरिटी पैदा होगी, लेकिन इससे कभी भी सिक्योरिटी पैदा नहीं हो सकती। रईसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने साबिक अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए कराए गए अब्राहम समझौते के तहत 2020 के आखिर में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होने के बाद से ईरान ने फ़लस्तीनी कॉज के लिए अपना सपोर्ट दोहराया है और इन समझौतों को धोखेबाजी करार दिया है। ईरान ये भी मानता है कि फ़लस्तीन के सभी लोगों को शामिल करने के लिए जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम करना ही फ़लस्तीनी मामले का तनहा सियासी हल है। रईसी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल मुल्कों में तकसीम कराने के लिए भड़काने, हथियारों का बाजार गर्म करने, अपने मुल्कों का फ़ायदा करने और फ़लस्तीन और अल कुद्स को मुस्लिम दुनिया में सबसे अहम मामले को हाशिए पर रखना चाहते हैं। इसी बीच खबर है कि नाइजीरिया के जाने माने मजहबी रहनुमा शेख इब्राहिम ज़कज़की ने कहा है कि 2015 में ज़ारिया कत्लेआम में सऊदी अरब, अमेरिका और ब्रिटेन के कहने की वजह से शामिल था। शेख ज़कज़की ने ईरान के अरबी ज़बान के टेलीविज़न चैनल अल आलम के साथ इंटरव्यू में कहा है कि हम मानते हैं कि सऊदी अरब कत्लेआम की असल वजह नहीं था, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से कहे जाने पर उसने ये काम किया था। ये इंटरव्यू कल ट्यूसडे को दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन इस साजिश की कीमत चुकाने के लिए खुद तैयार नहीं थे, इसलिए सऊदी अरब को इस साजिश पर अमल करने के लिए मजबूर किया गया। दिसंबर 2015 में नाइजीरियाई शहर ज़ारिया में वहाँ की फ़ौज ने शेख ज़कज़की के घर और इस्लामिक मूवमेंट के मुतालिक मजहबी मकाम पर हमला किया था, जिसमें उनके सैकड़ों सपोर्टर्स मारे गए और शेख ज़कज़की और उनकी बीवी को हिरासत में ले लिया गया। नाइजीरियाई फ़ौजियों ने ज़कज़की के घर को जला दिया और उन्हें और उनकी बीवी को शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिससे शेख ज़कज़की की बाईं आंख चली गई। ज़ारिया कत्लेआम के दौरान शेख ज़कज़की के 3 बेटे भी मारे गए थे। उसके बाद से शेख ज़कज़की और उनकी बीवी जेल में थी, जो 28 जुलाई 2021 को ही रिहा किए गए हैं। अल आलम टीवी के साथ इंटरव्यू के दौरान शेख ज़कज़की ने याद दिलाया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार दावा किया था कि उनके मुल्क ने लेबनान के रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह की तरह से अफ्रीका में एक मूवमेंट को कुचल दिया है और उन्हें मूवमेंट के लीडर के तौर पर ईरान की तरह
एक इस्लामी सरकार कायम करने से रोका है। शेख ज़कज़की ने कहा कि हमने वहाँ सऊदी फ़ौज के एक भी शख्स को नहीं देखा, लेकिन ये नाइजीरियाई फ़ौज थी जिसने कत्लेआम किया और इसका मतलब है कि सऊदी सरकार ने इसके लिए अदायगी की थी। शेख ज़कज़की ने कहा कि नाइजीरिया की सरकार ने कत्लेआम के बारे में कई झूठ बोले हैं। पहले उन्होंने कहा कि एक भी शख्स नहीं मारा गया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज ने 17 लोगों को मार डाला था क्योंकि उन्होंने अपने लीडर के सपोर्ट में नारे लगाए थे। शेख ज़कज़की के मुताबिक 2015 में हुए कत्लेआम में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें कम से कम 800 शिया और 200 दूसरे लोग शामिल थे। शेख ज़कज़की ने आगे कहा कि दुनिया के मुसलमान ईरान को रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। नाइजीरियाई रेजिस्टेंस मूवमेंट के लिए ईरानी सरकार और लोगों के सपोर्ट के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि ईरान में सरकार और लोग सभी हमारे साथ हैं। वे हमारे मजलूम लोगों को सपोर्ट करने के लिए अपनी ताकत भर सब कुछ कर रहे हैं। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उससे अफ्रीकी मुल्क भी लगातार मुतासिर हैं। अमेरिका और इजराइल की साजिशें अफ्रीका में भी लगातार जारी हैं। इजराइल में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लोग फ़ौजियों पर हमले कर रहे हैं। इजराइल हमले नहीं रोक पा रहा। ईरान का कहना है कि इजराइल का कामयाब मुकाबला ताकत के ज़रिए यानी रेजिस्टेंस के ज़रिए ही मुमकिन है। उधर नाइजीरिया में भी सऊदी अरब, अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर कत्लेआम में मुलव्विस है। अब से पहले कहा जाता था कि सऊदी अरब खादिमुल हरमैन हैं, इसलिए उनका एहतराम किया जाना चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि वो दुश्मनों यानी अमेरिका और इजराइल के इशारे पर मुस्लिम मुल्कों की तबाही में मुलव्विस है। यमन, लीबिया, सीरिया और इराक़ में हमने उसका ख़राब रोल देखा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।